नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं समर्थ एग्जाम प्रेप। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से काम आ सकते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक वाली जो यूनिट है आपकी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी वाली जो यूनिट थी पूरी ऐसे, जिसके अंदर जेनेटिक्स और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह पढ़े थे, वो यूनिट और एक ये बायोटेक वाली यूनिट, इससे 100% जो है ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं CUCET के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके अंदर हम बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल और जो प्रोसेस है, ये चैप्टर जो है बायोटेक वाली जो यूनिट है, ये दो चैप्टर के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो है बायोटेक के प्रिंसिपल्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम अपना के और अच्छे तरीके से बायोटेक का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है एप्लीकेशन वाला पार्ट, वो हम इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, बायोटेक के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से जो है कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेस पे बायोटेक जो है वो रहती है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है यानी कि RDT क्या है, और प्रोसेस ऑफ RDT यानी कि RDT के अंदर जो प्रोसेस वगैरह है वो हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है, नाम से पता चल रहा है आपको, बायो का मतलब है बायोलॉजिकल एजेंट्स और टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज आप कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीजों के अंदर यूज करते हैं अपन ऐसे, तो यूजिंग ऑफ द लाइव ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं या एंजाइम्स हैं, है ना, या फिर उनके एंजाइम्स हैं, और या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अगर यूज कर रहे हो, स्पेशली पर्पसफुल या फिर प्रोसेस यूजफुल जो है वो ह्यूमन के लिए है, तो उसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि लाइव ऑर्गेनिजम्स, उनके प्रोडक्ट्स और उनके फर्दर एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप ह्यूमन एप्लीकेशन में उनका यूज कर रहे हो, ह्यूमन के बेनिफिट के तौर पे उनका यूज कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप देखिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी वेरी फेमस है, IVF जो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो IVF के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर आप स्पर्म और ओवम यानी कि आप लाइव सेल्स को यूज कर रहे हो, सिंथेसाइजिंग ये जीन, इसके अलावा या फिर किसी जीन का सिंथेसिस कर रहे हो, या आप DNA की वैक्सीन बना रहे हो, या फिर किसी जीन थेरेपी के लिए जा रहे हो, तो ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, EFB, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन, है ना, ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के साथ में क्या क्या, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि या तो आप ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हो, या फिर आप जो आपके नेचुरल साइंस है उसके अंदर सेल्स है, पार्ट्स है, और उसके अलावा उनके जो मोलिकुलर एनालॉग्स हैं, जैसे आपने इंसुलिन की कॉपी करके वैसा ही बना लिया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लिया, कुछ और कर लिया, तो इस तरीके से जितने भी आप आर्टिफिशियल जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की कॉपीज हैं वो सारी की सारी आपकी किसके अंदर आएगी, इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है। अब हम एक एक करके इसके अंदर जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, तो बायोटेक के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर दो तरह के कॉन्सेप्ट बेसिकली आते हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला तो आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या करेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर, यानी कि आप अपने DNA RNA यानी कि जेनेटिक मटेरियल को जो जैसा आप चाहते हैं, यानी कि डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कर देंगे होस्ट के अंदर, और उसके बाद में उसके जो फिनोटाइपिक चेंजेस आएंगे उनको आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में आपने इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली जीन इसके अंदर आपने ट्रांसफर कर दी। अब आप क्या करेंगे, इसकी प्रोजेनी को मेंटेन करना है, यानी कि एक बैक्टीरिया से तो आपको उतना इंसुलिन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको, जैसे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बताया था कि बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं आपके, बायो रिएक्टर्स जो होते हैं, उनके अंदर हम इनको यूज करते हैं। तो इस बैक्टीरिया को आप बड़े से बायो रिएक्टर के अंदर क्या कर देंगे, डाल देंगे, और उसके बाद में ये थाउजेंड्स ऑफ कॉपी इसकी बन जाएगी यहाँ पे ऐसे। अब इसके अंदर से आपको अपना जो प्रोटीन है या फिर जो भी इसका प्रोडक्ट है वो आइसोलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद में हमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसके अंदर क्या रहता है, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर हमें इसको ग्रो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई है,
ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई। इसको आपने क्या है यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है ना, और इसको कल्चर करके ग्रो कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि कुछ इसका आपने अच्छे से इसको यूटिलाइज नहीं किया, इसकी वजह से इसके अंदर क्या है कि फंगल कंटामिनेशन या कोई दूसरा अनवांटेड बैक्टीरिया इस वेसल में एंटर कर गया और वो भी इस मीडियम को यूज करके अपने आप को प्रोपेगेट कर लिया। तो इसका मतलब है कि अब इसके अंदर आपका बैक्टीरिया नहीं है सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर दूसरे जो अनवांटेड बैक्टीरिया थे वो भी मिक्स हो गए हैं, और अब उनसे आपका अपना प्रोडक्ट जो है वो निकालना काफी मुश्किल रहता है। इसीलिए क्या है, आपको ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है जो कि आपके कंटामिनेशन फ्री कंडीशंस हो, है ना, ऐसा रहता है। ये क्या करेंगी, आपको ओनली जो डिजायर बैक्टीरिया होता है आपका माइक्रोब है वही आपका ग्रो करना चाहिए उस लार्ज क्वांटिटी के अंदर ऐसे, ताकि आपको एंटीबायोटिक है, वैक्सीन है, एंजाइम है, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इजीली यहाँ पे मिल सके। तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रिंसिपल्स आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा आता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट आ गया आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि हम एक जीन लेंगे, हमारा डिजायर जीन होगा, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसी अपने प्लाज्मिड वगैरह में, वेक्टर में, और फिर बाद में उसको आप ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करवा दोगे और फिर बाद में उसकी कॉलोनीज को मेंटेन कर लेंगे। तो टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन ट्रांसफर करना पड़ता है हमें ऐसे, तो वही रहता है जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर इन द टारगेट ऑर्गेनिजम्स। अब इसके अंदर एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि मान लो कि आप टारगेट ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आपको पहले देखनी पड़ेगी। और वो चीजें कौन कौन सी हैं, वो है आपकी, सबसे पहला आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ORI। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है। और उस पॉइंट पे अगर मान लो कि कोई बैक्टीरिया है या कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें ORI रीजन है ही नहीं, इसका मतलब है कि वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब आप उसमें अपना जीन इंसर्ट भी कर देंगे तो वो आपका उस ऑर्गेनिज्म तक ही लिमिटेड रहेगा, उसकी जो प्रोजेनी बनेगी सेल डिवीजन से आगे उसके अंदर वो जीन नहीं जाएगा, तो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको जो चीज चेक करनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग करते समय, वो है आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन। दूसरी चीज है क्लोनिंग साइट उसके अंदर प्रेजेंट रहनी चाहिए, यानी कि जो मान लीजिए कि ये डीएनए होस्ट का है, इसके अंदर क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, जहां पे आप जीन इंसर्ट कराना चाहते हैं वहां पे कट लगाने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करेंगे। स्पेसिफिक एंजाइम्स ऐसे होते हैं ये जो कि डीएनए को किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट कर देते हैं। अब वो एंजाइम्स आप जब यूज कर रहे हो तो उनकी जो पर्टिकुलर कटिंग की साइट है, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट से ही किसी डीएनए को कट करता है। मान लीजिए कि एंजाइम ए जो है, एंजाइम ए ये डीएनए को इस सीक्वेंस से कट करेगा, एंजाइम बी जो है ये डीएनए को इस सीक्वेंस से कट करेगा, यानी कि इनकी जो सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर वो क्या होती है, फिक्स रहती है। हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं, पर अभी आपको इतना समझना है कि क्लोनिंग जो होती है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जीन इसमें इंसर्ट कराया और बाद में इसकी जो है ढेर सारी जो इसका प्रोपेगेशन करवाना पड़ेगा लार्ज स्केल के ऊपर, ताकि आपके पास में ढेर सारे अमाउंट में बैक्टीरिया वगैरह जो है, जो भी माइक्रोब्स है आपका ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स वो प्रेजेंट रहे, है ना, ये रहता है। फिर आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसमें काम में आता है, आप अपना जो जीन आपने आइसोलेट कर रखा है वो डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकते, उसको पहले आपको किसमें डालना पड़ेगा, प्रॉपर वेक्टर में, और वेक्टर में आप अपना जीन डालिए और बाद में इसको किसमें ट्रांसफर कीजिए, इस सेल के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो बीच में काम में आ रहा है आपके, ये आ रहा है वेक्टर, और वेक्टर जो होगा आपका वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर जीन को आपके टारगेट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का एक जरिया होगा, यानी कि एक रास्ता ऐसा जिसके ऊपर आपने अपना जीन रख दिया, और जीन रखने के बाद में ये आपके टारगेट ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा और उसके साथ आपका जीन भी चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है, बेसिकली ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होती है इसमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, और ये आपके जो जीन है उसको अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है इस तरीके से पूरा। तो हमने क्या क्या देख लिया कि कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जब भी आपको करनी है तो उस केस में आपके पास क्या क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, आपके पास में एक रेस्ट्रिक्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप चेक करोगे, उसके बाद में क्लोनिंग साइट चेक करोगे, प्लाज्मिड चेक करोगे, और जो आपके पास में अवेलेबल
एंजाइम्स हैं उनको लेके आप जो है इसके अंदर आगे बढ़ोगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो होते क्या है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आपको जो पर्टिकुलर डीएनए है उसको कट करना पड़ेगा। इसका डायग्राम जो है अभी आगे आने वाला है, तो आप उस तक वेट कीजिए। इसमें क्या हुआ था कि ये दो साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट बॉयर और उसके बाद में थे आपके दूसरे, तो स्टैनले कॉन। तो कॉन एंड बॉयर है ना, ये दो साइंटिस्ट थे। तो कॉन एंड बॉयर ने क्या किया था, इन्होंने 1972 के आसपास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को आइसोलेट करके और उसको पीसेस में कट किया था एंजाइम को यूज करके, ठीक है ना। और फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए आपने उसमें रिस्पॉन्सिबल किया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था वो हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कॉन ने किया था। द कटिंग है ना ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। जो मैंने आपको बताया कि एंजाइम ए आपको अलग लोकेशन से कट करके देगा, बी आपको अलग लोकेशन से कट करके देगा। बिकम पॉसिबल्स विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड मोलिकुलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। यानी कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है, उसको कट करने वाला यानी कि सीजर्स, यानी कि डीएनए मोलिकुलर सीजर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। रिकॉम्बिनेशन डीएनए, होस्ट डीएनए प्लस एलियन डीएनए। यानी कि जब मान लीजिए कि ये जो डीएनए है इसके अंदर आपने अपना जीन डाल दिया एक्स्ट्रा, तो आपका जीन यानी कि डिजायर्ड जीन, एलियन जीन और साथ के अंदर जो है होस्ट का जीन, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देयर आर थ्री बेसिक स्टेप्स होंगे। सबसे पहले कौन सा होगा, कोई भी जीन आपको ट्रांसफर करना है। मान लीजिए कि आपको इंसुलिन प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पे, तो आप इंसुलिन का जीन जो है वो आप ले लेंगे और इंसुलिन के जीन को सबसे पहले आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, उसकी ढेर सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी। उन कॉपीज को फिर आप जो है किसी एक सेल में ट्रांसफर करेंगे और सेल में ट्रांसफर करने के बाद में उस सेल की ढेर सारी कॉपीज बनाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, ये पूरा प्रोसेस जो रहता है ये एक दूसरे से लिंक है। और कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बाद में आपको इस पूरे जीन को ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दो, इस पूरे को आपने ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया और बाद में ये जो बैक्टीरियल सेल है या फिर कोई माइक्रोबियल सेल है, इसको आप क्या है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा लार्ज स्केल के ऊपर, ताकि आपको प्रोडक्ट्स जो है वो इजीली मिल सके। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कॉन का नाम आपको याद रखना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर क्या होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में क्या होगा कि कुछ ऐसे ई कोलाई के अंदर क्या था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह थे और उसके बाद में क्या रहता है, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह थे इश्चरिया कोलाई के, ई कोलाई के, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियोफाज यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाली जो सेल्स होती हैं, वायरसेस होते हैं। तो बैक्टीरियोफाज को ये क्या कर रहा था, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर रहा था। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये ई कोलाई है, ये है ई कोलाई, और ये क्या करेगा, इसके अंदर बैक्टीरियोफाज इसको इन्फेक्ट करेगा। मान लीजिए कि इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, कुछ ऐसे यहाँ से रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को, तो उनके डीएनए को कट कर देते हैं, है ना। यानी कि इसके डीएनए को कट कर दिया जाएगा और बाद में इनको क्या बोला गया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, है ना। अब देखिए फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था वो कौन सा था, वो हिंद सेकंड था। और इसके अंदर ये पर्टिकुलर 6 बेस पेयर्स की कोई सीक्वेंस थी, उसको ये कट कर रहे थे। कौन सी थी वो अपन देखेंगे अभी। रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर कट करते हैं। अब अभी हमारे पास में 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि 230 स्ट्रेन से डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं। तो यानी कि हमने क्या देख लिया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से ही डीएनए को कट करेंगे, दूसरी सीक्वेंस से कट नहीं करेंगे। अब जैसे इनका नाम रहता है उस नाम के हिसाब से हम इनको देख लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम जो है वो किस चीज को शो करता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम जो है वो है इको R1। तो इको R1 जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, ये वाला इको R1 ये। अब इसमें ई को ये किसको शो करता है, ई तो शो करता है इश्चरिया को, यानी कि इश्चरिया कोलाई को, है ना। ई जो शो करेगा किसको करेगा, इश्चरिया को, इसको जो फर्स्ट जो जीनस का नेम होता है। सेकंड को जो है वो किसको करता है, स्पीसीज को, यानी कि कोलाई को। थर्ड जो लेटर होता है आपका ये वाला पूरा, ये शो करता है आपके स्ट्रेन को। वो स्ट्रेन कौन सा है, RY13। तो RY13 को ये जो है थर्ड लेटर शो करता है। और जो फर्स्ट है एंड में, ये उस ऑर्डर को शो करता है जिसके अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया था। मान लीजिए कि आप जो आपने 2020 यानी कि 2020 के अंदर आपने एक जीन को, आपने एक इसको डिस्कवर किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, है ना, और वो हो जाएगा आपका 1। अगर 2021 में किया तो 2, 2022 में किया
तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 3। तो जिस ईयर में आपने, जिस ऑर्डर के अंदर आपने उनको आइडेंटिफाई किया है उसी ऑर्डर में तो थर्ड आपका जो लास्ट जो आता है वो इसके अंदर आता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो लास्ट ऑर्डर है वो किसको शो करता है, सेकंड जो है वो किसको शो करता है, फर्स्ट किसको शो करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं आपके ऐसे, उनका नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो ये जैसे पिन कोड की तरह होता है कि फर्स्ट जो है वो आपके कंट्री को, दूसरा स्टेट को, तीसरा इसको, इस तरीके से ही रहता है पूरा। तो फर्स्ट जो है वो जीनस को, सेकंड जो है वो आपके स्पीसीज को, थर्ड जो स्ट्रेन को, और उसके बाद में लास्ट जो है वो इन ऑर्डर इन विच आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है, ये किसी एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ही ये होता है कि ये क्या करेंगे, डीएनए को किसी पर्टिकुलर पोजीशन से काटेंगे। मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर ये है, और यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसे है AAG और CTT, तो AAG CTT। तो इस तरीके से क्या है कि मान लीजिए कि ये सीक्वेंस है, तो कोई है ऐसा जो A और A के बीच में कट कर रहा है और इधर से भी A और B के बीच में कट कर रहा है, तो इस तरीके से क्या है ये इस पूरे को कट कर देते हैं। ये जनरली जो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जो डीएनए की बैकबोन बनाने में काम में आता है ना, उसको ये क्या करता है, कट कर देता है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड जो है इस जगह से खुल जाएंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे खुल जाते हैं। ए और ए के बीच में कट कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन जो होगी उसी से ही कट करेगा, है ना। शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स को कट कर देते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होंगे। ये डीएनए है, अगर इस डीएनए के टर्मिनल से कट कर रहा है, यहां से टर्मिनल से, एंड जो होते हैं एंड से, डीएनए के एंड से अगर आप इसको कट कर रहे हो, तो डीएनए के एंड से अगर इसको कट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सोन्यूक्लियेज। ये रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। और अगर आप एंडोन्यूक्लियस, यानी कि जैसे मान लो कि ये डीएनए है, तो उसके एंड से कट ना करके बीच में से कट कर रहे हो कहीं से भी ऐसे, तो ये जो प्रोसेस होगा आपका, ये कौन सा होगा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मेक द कट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। तो इतना आपको पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस जो बीच में से कट करेंगे, और दूसरे आपके हैं एक्सोन्यूक्लियस जो कि आउटर से कट करेंगे, साइड में से कट करेंगे, बीच में से कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या रहता है कि दो तरह के आपने ये देख लिया, और ये एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही कट करते हैं। अब इसका एक्शन देख लेते हैं, जो कि अभी तक हम वेट कर रहे थे, जो मैं आपको कह रहा था कि नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि ये एक आपका क्या है, डीएनए है, ये पूरा डीएनए है ना। ये है वेक्टर का डीएनए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये मान लीजिए कि वेक्टर का डीएनए है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये वेक्टर का डीएनए मान लीजिए, इसमें लिखा हुआ है GAA और TTT TTC, GAA TTC, तो GAA TTC ये दोनों स्ट्रैंड्स है डीएनए की। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये 5 प्राइम है, क्योंकि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कैसे होती हैं, एंटी पैरेलल। तो आपने देख लिया कि ये वेक्टर का डीएनए है ना, ये, और वेक्टर का मतलब जो प्लाज्मिड आप ले रहे हो उसका डीएनए है, और ये है फॉरेन डीएनए का जीन, जिसमें आपको इसमें इंसर्ट करना है, जोड़ना है। तो इसके बीच में हमें क्या है, यहाँ पे पहले कट लगाना पड़ेगा, इसके अंदर कट लगाना पड़ेगा, और वो कट जो है वो ये रहा। जी और ए के बीच में कट करने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है, इको R1, जिसके बारे में अभी अपने पढ़ा था। इको R1 जो है वो GAA-TTC GAA-TTC, ये जो सीक्वेंस होती है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वापस, यानी कि आप चाहे ऐसे रीड कर लो और चाहे ऐसे रीड कर लो, ये जो सीक्वेंस है ये कैसे होगी, GAA-TTC। आप ऐसे रीड करोगे तो क्या आएगी, GAA-TTC। ये सीक्वेंस जो होती हैं, इन सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वही हैं जो आगे से रीड करो पीछे से रीड करो वो एक जैसी होंगी। जैसा कि मान लीजिए हिंदी के अंदर है कोई नेम है आपका ऐसे, है ना, मान लीजिए कि आपने ऐसे लिख दिया नमन, किसी का नाम नमन है, तो वो पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि आप इसको इधर से रीड कर लो, इधर से रीड कर लो, उल्टा सीधा रीड करो, एक जैसा लेगा आपको, तो वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। वैसे ही क्या होगा कि तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो होती हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होती हैं, और वहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये वेक्टर का डीएनए, ये फॉरेन डीएनए,
इसको इरेज कर देते हैं और एकदम जीरो से इसको वापस से समझते हैं। पैलिंड्रोम आपके समझ में आ गया, जो कि आगे पीछे से एक जैसी सीक्वेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो वहां पे बना रखी है। देखो हमने GAATTC, चाहे आप वापस से रीड कर लीजिए GAATTC। तो इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। अब ये सीक्वेंस इसमें भी है, वेक्टर के डीएनए में भी है, और सेम सीक्वेंस फॉरेन के डीएनए में भी है, यानी कि जो एलियन डीएनए आप उसमें ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर भी है ऐसे। इसमें क्या होगा, तो आपने EcoR1 एंजाइम यूज किया, उसने से G और A के बीच में से इसको यहां से कट कर दिया, तो ये कट लगा है ऐसे। अब यहां से भी G और A के बीच में से कट लगेगा, तो ये कट लगा है ऐसे। तो इधर से भी G और A के बीच में, इस तरफ से G और A। अब क्या होगा, आप क्या करिए, इस ऊपर वाले फ्रेगमेंट को, जो ये मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं, इस वाले फ्रेगमेंट को आप क्या करिए, हटा दीजिए इसको, और इधर से आप किसको हटाएंगे, इधर से आप इस नीचे वाले को हटा दीजिए ऐसे। तो जो येलो हाईलाइटेड में आपको दिखाई दे रखा है, इन दोनों को, ये दोनों हट जाएंगे आपस में ऐसे। तो ये जो नीचे वाला बचेगा वो ऐसा बचेगा। यहां नीचे वाला साफ कर दो, तो AATTC, तो AATTC ये बच गया। इधर से आपका G जो है कटा नहीं, क्योंकि G और A के बीच में कट लगा था, तो इसलिए G बच गया, तो इसलिए G ये रहा। उसके बाद में क्या होगा, इधर से भी ऐसे ही होगा, यहां से जो G है, G और A के बीच में कट लगा, तो AATTC यहां से गायब हो जाएगा, G बच जाएगा, और इधर से AATTC, तो ये बचेगा AATTC, ये बच गया। तो इस तरीके से क्या होगा, आप क्या करें कि अब जो है ये दोनों आपस में क्या है, स्टिकी एंड क्रिएट हो चुके हैं। दो तरह के एंड्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। अगर मान लो आपने डीएनए को कट किया और इस तरह के एंड बन गए, है ना, डीएनए को आपने कट किया और एंड जो बने वो इस तरह के एंड बन गए ऐसे, इस तरह के। तो ये जो एंड होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्लंट एंड, BLUNT, है ना। इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड। ये इतने सही नहीं होते। दूसरा आता है आपका ये वाला एंड, जो इस तरीके से बनेंगे ऐसे, ठीक है ना, जो ऐसे बनेंगे ऐसे वाले एंड। तो ये जो एंड है ये कौन से है, स्टिकी एंड्स हैं, जो आपस में चिपक सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो एंड बना है वो कौन सा एंड है, स्टिकी एंड है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी इनके बीच में इस इंटरेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो इन द स्टिकी एंड्स, तो स्टिकी एंड्स को कर दिया आपने पूरे को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो ये हो गया। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले आपने वेक्टर डीएनए को लिया, उसके बाद में आपने किसको लिया, फॉरेन डीएनए को, जिसको आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, और इनको इंसर्ट कराने के बाद में एंड में आपने क्या देखा कि यहां से कट लगाया, इसमें से कट लगाया, और बीच में से जो है आपके दोनों को आपने स्टिक कर दिया आपस में, है ना। फॉरेन डीएनए और इस डीएनए को डालने के बाद में इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए लाइगेट की हेल्प से, है ना। तो ये जो है आपका क्या बन गया, एक मिक्स डीएनए बन गया, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आगे चलते हैं। ये देखिए आपने क्या किया, बैक्टीरिया के सेल से प्लाज्मिड ले लिया, डोनर सेल से आपने फॉरेन डीएनए ले लिया। अब इस फॉरेन डीएनए को आपने, इसमें से आपको अपना जीन आइसोलेट करना है, तो इसको कट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से इसके बहुत सारे पीसेस कर लिए और अपना जीन इसमें आइडेंटिफाई कर लिया। अब मान लीजिए कि ये जो जीन था वो इस तरीके से है ना, ये जो जीन है आपका वो ये है। इनमें से मान लीजिए कि ये जो पीस है आपका, इसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो है आपका प्लाज्मिड है। तो पहले प्लाज्मिड को कट करो, जैसे अपन ने पिछले वाला डायग्राम में किया था, एक डीएनए दूसरा डीएनए, उसके अंदर भी सेम साइट होनी चाहिए, इसमें भी सेम साइट होनी चाहिए। दोनों को कट किया आपने, कट करने के बाद में इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद में मान लीजिए कि ये जो आपका है ये इस जगह पे आपका जीन जो है ये आके सेट हो गया, ये ऐसे। अब आप क्या करेंगे, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है इसको आप फिर सेल में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो सेल में चला गया, तो इसके साथ में आपका जीन भी चला जाएगा, ये चला गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसकी ढेर सारी कॉपीज अपनी ऑटोमेटिकली बना लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से ये अपनी ढेर सारी कॉपीज यहाँ पे क्रिएट कर लेता है, और उसके बाद में जो है इसके अंदर जो भी इसकी प्रोटीन होती है वो बनने लग जाएगी, और आप पर्टिकुलर जीन जो आपने इसमें ट्रांसफॉर्म किया है उसको लेके आप क्या कर सकते हो, बाद में इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि डोनर सेल, बैक्टीरियल सेल दोनों को जोड़ना है तो पहले कट करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले डायग्राम में किया था। उसके बाद में लाइगेज करके सेल में ट्रांसफॉर्म कर दो और इस सेल को मेंटेन रखो। बस ये रहता है इसका पूरा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब देखिए कि जो ये फ्रेगमेंट्स हमने किए थे, इसमें मान लीजिए कि अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। इस जो डीएनए की कटिंग होती है इसमें एक इतना बड़ा हो गया, एक इतना हो गया, एक इतना हो गया, एक इतना सा हो गया, एक ऐसे हो गया। तो ये जो अलग अलग साइज के जो फ्रेगमेंट्स बने हैं डीएनए के,
इन फ्रेगमेंट्स में से मान लीजिए कि आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला है, तो आप इस पूरे मिक्सचर ऑफ फ्रेगमेंट में से अपना डीएनए आइसोलेट कैसे करेंगे, अपना जो पॉइंट ऑफ जो जीन है आपका वो कैसे आइसोलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा। इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, वो होती है आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम से पता चल रहा है कि जेल मैट्रिक्स होगी वो किसकी बनी होगी, एगरोज की, और इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसका ऐसे कि मूवमेंट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका मूवमेंट होगा, आपके जो डीएनए कटेड फ्रेगमेंट्स हैं उनका मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए, सबसे पहले एगरोज मैट्रिक्स आपको चाहिए, यानी कि इसके लिए आपको एक जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो एक जेल लाइक जेली बनानी पड़ेगी। उस जेली लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एगरोज। तो वो आपको बनाना पड़ेगा कि एगरोज का जो पाउडर आता है उस पाउडर को आपको बफर में और मिक्स करके अच्छे से, और उसके बाद में उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वो आप, और जैसे ही आप उसको मिक्स करके हीटअप करके उसको अच्छे से डिसोल्व कर लेंगे, जैसे जैसे वो कूल होता जाएगा वो एक जेली में बदलता जाएगा, और फिर जेली जो होगी वो आप इस सेटअप के अंदर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेट करके रख देंगे। ये जेली आपने रख दी एगरोज की। उसके बाद में क्या है, आप इसके अंदर जब डीएनए फ्रेगमेंट्स अपने जो है वो मिक्सर जो है इसमें लोड करेंगे, लोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे होल बनाने पड़ेंगे जिनको हम बोलते हैं वेल्स। तो ये वेल है, ये क्या है, वेल्स है। और ये वेल्स जो होंगे ये आपके क्या करेंगे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जो आपके बनाने में काम में आते हैं। तो ये बना आपके आगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को जो लोड कर रहे हैं, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द H3PO4। तो H3PO4 की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप इसको पॉजिटिव की तरफ लोड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वेल बनाएंगे तो वो यहीं से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ है। तो डीएनए के ऊपर इटसेल्फ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो डीएनए माइनस है और जो आप जो मूव करेगा वो किसकी तरफ करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इसीलिए आपको वेल जो बनाने हैं हमेशा किसकी तरफ बनाने हैं, नेगेटिव की तरफ बनाने हैं। उसके बाद में वेल बना दिए, अब डीएनए आपने इसमें लोड कर दो, तो लोड कर दिया, इसमें भी लोड कर दिया। जो डीएनए का जो मिक्सचर था वो सारा हमने इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो थे वो सब इसमें लोड कर दिए, इस वाले वेल में भी लोड कर दिए। फिर आपने बटन टर्न ऑन कर दिया, है ना, यानी कि पावर सप्लाई दे दी। जैसे कि इसके अंदर ये जो यूनिट रहती है पावर सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। इस तरफ आपने डीएनए यहाँ पे अगर लोड किया है इस तरफ ऐसे, तो इसका मतलब है ये वाला जो होगा ये नेगेटिव होगा, और इस तरफ वाला आपने पॉजिटिव लिया है। तो पॉजिटिव वाला वायर जो है वो ये रहा, देखो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना। जो रेड कलर का था ये क्या है, पॉजिटिव है, और जो डार्क ब्लैक कलर का है ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल आपको पता रहना चाहिए। अब आपने इसको इसमें अंदर लोड कर दिया और बटन कर दिया ऑन। उसके बाद में ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे से एकदम क्या होते चले जाएंगे, नीचे की तरफ जाते चले जाएंगे ऐसे, और साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सेपरेशन होता है एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो साइज के बेसिस पे होता है। लार्जर फ्रेगमेंट है तो वो कम दूर पे रन करेगा, यानी कि मोटा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा कम भाग पाता है, और पतला व्यक्ति जो होगा वो ज्यादा भाग पाएगा। तो वैसे क्या होता है, जो हैवी फ्रेगमेंट्स होते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो इन वेल के आसपास ही रह जाते हैं। देखिए लार्जेस्ट फ्रेगमेंट जो है इस वेल के आसपास ही रह जाएंगे ये रे, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स होंगे यानी कि वो दूर दूर चले जाएंगे। अब आपको क्या है, इसके अंदर से आपका जो जीन है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। अब देखो, अब मान लीजिए कि मेरे को ये देखना है कि इसमें दूसरी चीज हम यूज करते हैं ट्रैकिंग डाई को, और मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर जो मैंने डीएनए लोड किया था, मान लो आपने रन कर दिया और 3 घंटे हो गए, उसके बाद में ये इधर से होते हुए इस तरफ से होते हुए बाहर निकल गया, तो आपका एक्सपेरिमेंट पूरा खराब हो जाएगा। यानी कि आपको ये चेक करना है कि ये जो जेल बनाया आपने एगरोज का, इसके अंदर आपका डीएनए कहाँ तक रन हुआ है। कहाँ तक रन होने के लिए आप क्या करते हैं, उसी जो जिसमें डीएनए लोड किया था इसी मिक्सिंग के टाइम इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक डाई इसके अंदर डाल देंगे, ब्रोमोफिनोल ब्लू, है ना, BPB, ब्रोमोफिनोल ब्लू। ये डाई आप डीएनए लोड करते समय इसी के अंदर डाल देंगे। तो जो ब्रोमोफिनोल ब्लू है वो क्या करेगी, वो डाई जो होती है वो इसके पीछे पीछे चलती है, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा, है ना, तो उसके आसपास जो है ब्रोमोफिनोल डाई भी, जैसे ब्लू कलर आपका यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, अब एक बार जाके इसको आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इसमें नेक्स्ट जो आता है ब्रोमोफिनोल ब्लू के अलावा वो आता है कि जब ये पूरा जेल रन हो जाता है तब हमें इसको देखना पड़ता है, बट डीएनए जो होता है वो आपका क्या है, वो आपको दिखाई नहीं देता है ऐसे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए हम एक उसमें विजुअलाइजिंग डाई जो है वो यूज करते हैं। उस डाई को हम बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। वो जेल के अंदर मिक्स होती है। ये जो जेल है इस जेल के अंदर मिक्स होगी। जब हम ये जेल प्रिपेयर करेंगे एग्रोज का, उसी समय हम उसमें क्या डाल देंगे, ईटीबीआर की थोड़ी सी बिल्कुल पिंच भर एकदम टच कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ईटीबीआर है पर वो आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देगा, वो आपको यूवी के प्रेजेंस में आपको चेक करना पड़ेगा। वो इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे जैसे ये जो डीएनए के, देखो ये तो आपका लैडर है जिसकी वजह से आप साइज पता कर लेंगे और अपना जीन आइसोलेट कर लेंगे। दूसरी चीज होती है कि ये आपके वेल्स थे इस साइड में, और ये जो जेल की पूरी बीड बनी हुई है इसी के अंदर डीएनए आपका है। मान लीजिए कि मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है ना। मान लीजिए कि मेरे को ये वाला बैंड और ये वाला बैंड और ये वाला बैंड, ये तीनों मुझे आइसोलेट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, इसको यहां से कट कर लीजिए, ऐसे जेल को कट कर लो। अब आपका जो जीन है वो इस जेल की बीड के अंदर पैक है, और वहां से इसको आइसोलेट कर लो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इल्यूशन। तो इल्यूशन कर लेंगे, जेल को उस जगह से कट कर देंगे, और उसके बाद में उस जेल पीस के अंदर से आपका डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। तो डीएनए बैंड्स आपको दिखाई देते हैं अंडर यूवी लाइट। वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से। लेकिन आपका जेल जो है वो कितना चला है, तो ये देखो ये जो नीचे आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये क्या है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो होता है वो आपके भागता जाता है आगे आगे, और आपको पता लग जाएगा कि भी जो हैवी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे बहुत आगे भागेगा ये। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अगर आपकी ब्लू लाइन यहाँ तक आ गई है, लेकिन ये डीएनए को शो नहीं करती है, तो खुद ही रन होती है। और डीएनए को जो शो करती है वो इंटरकैलेटिंग डाई, जो डीएनए के अंदर मिक्स हो जाती है, वो होती है आपकी ईटीबीआर। तो ईटीबीआर इज ए इंटरकैलेटिंग डाई, और जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू है वो ट्रैकिंग डाई होती है। उसके अलावा आता है नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मैंने आपको बताया, देखो कि ये जो वेक्टर होता है आपका, इस वेक्टर के अंदर आपके ढेर सारी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, यानी कि इसको कट करने के लिए जगह होनी चाहिए। मान लो कि ये क्लोनिंग वेक्टर है, आप अपना जीन जो है वो इसमें डालना चाह रहे हो, ये जीन है, इसके अंदर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले इसको एक पोजीशन से कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तभी काम में आएंगे क्योंकि जब उनकी स्पेसिफिक साइट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया GAA है ना, और उसके बाद में आपका आ गया T है ना, और CTT। तो इस तरीके से तो GAA ये आ गया है ना, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताई थी आपको मैंने, GAA TTC। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लो GAA और TTC यहाँ पे प्रेजेंट है, और डबल स्टैंडर्ड होता है ये डीएनए, तो नीचे वाली में भी क्या होगा, इधर से GAA और TTC प्रेजेंट होगा। तो जब आप कट करेंगे तो ऐसे कट हो जाएगा और ये खुल जाएगा। तो ऐसा आपका होना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर, कि मेरा जीन जो है उसमें गया है या नहीं गया है, ये मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को सिलेक्टेबल मार्कर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जो जीन ट्रांसफर करते हैं, इन दोनों के बीच में जो आप जीन डालेंगे, ये मान लीजिए कि ये तो आपका जीन है, तो आप इसके साथ में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन भी फ्री में इसमें डाल देते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन यहाँ पे डाल दिया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन फ्री में दे दिया इसको, आपके जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ में। तो इस जीन के साथ में आपने दो जीन एक साथ हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो अब जो आपका जीन जिसमें गया होगा उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी आ गया होगा, यानी कि वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में अब अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। जो एम्पिसिलिन जो होता है वो क्या करता है, वो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को किल कर देती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। और नॉर्मल इकोलाई के अंदर कोई भी ड्रग के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन अब आपने इकोलाई में क्या डाला है, अपना जीन डाला है, साथ में प्लस में फ्री में उसको क्या दिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन दिया है। और वो एंटीबायोटिक कौन सी है, एम्पिसिलिन है। तो इसी वजह से क्या होगा कि वो इकोलाई यानी कि जिसमें आपका जीन गया होगा वो किसकी प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएगी, एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएगी। तो आप एक पेट्री डिश लेंगे, इस पेट्री डिश के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपने बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया, और इसमें ये जो मीडियम था इसके अंदर आपने क्या मिला दिया, एम्पिसिलिन मिला दिया। तो इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इसका मतलब है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि उनके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन चला गया है, और आपका जीन भी उसी के साथ ही जुड़ा हुआ था, यानी कि वो भी चला गया है। तो ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कोई पर्सन कहाँ पे घूम रहा है, आप उसको एक ट्रांसमीटर उसकी बॉडी में फिट कर दीजिए, जहां वो जाएगा वहां पे ट्रांसमीटर भी रहेगा। तो इसका ट्रांसमीटर जहां रहेगा इसका मतलब उसकी लोकेशन भी क्या है, वही है। तो इसी तरीके से क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किसमें आपका जीन गया है और किसमें नहीं गया, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है, सिलेक्शन में काम में आता है। क्लोनिंग साइट्स आती है उसके बाद में ऐसे, तो ढेर सारी क्लोनिंग साइट्स है। ये देखिए जो PST1, PUB1, क्ले, EcoR1, BIMH1, SEL1,
है ना, पीयूवी। तो ये सारी जो साइट्स हैं क्या है, क्लोनिंग साइट्स हैं। आप मनचाही जगह पे आप अपना जीन जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको जरूरी होगा। अब इसमें क्या आएगा कि एक प्रोसेस होता है इसमें कि क्लोनिंग साइट के बाद में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी कैसे उसमें हेल्प करती है सिलेक्शन में। तो मार्कर्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि लेडरबर्ग ने, यानी कि जोशुआ लेडरबर्ग और ईस्टर लेडरबर्ग ने क्या किया था, रेप्लिका प्लेट मेथड जो है वो यूज किया था। रेप्लिका प्लेट मेथड में क्या हो रहा है, सबसे पहले मान लीजिए कि आपको इन तीनों बैक्टीरिया में से कोई ना कोई बैक्टीरिया यहाँ पे आपको यूज करना है ना, इन तीनों में से। तो मान लो कि ये है और ये है। इसके अंदर क्या है, आपने ये वाला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है और साथ में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन भी इसमें प्रेजेंट है। दोनों की दोनों क्या है, एंटीबायोटिक है। तो इसमें क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन भी है। अब आपने क्या किया कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन था उसको कट करके, यानी कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट थी, यहां से कट करके यहां पे अपना जीन जो है वो आपने इंसर्ट करवा दिया। यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, अब खराब हो गया, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस था वो आपने वहां से ही आपने कट किया है। कट करने के बाद में इसके अंदर आपने क्या किया है, अपना बीच में जीन इंसर्ट करवा दिया ऐसे। तो इसका मतलब है टेट्रासाइक्लिन का जीन क्या हो गया, डिसफंक्शनल हो चुका है, वो खराब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपका जीन जाने की वजह से और कोई दूसरा जीन इनएक्टिव हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है उसका जीन तो प्रेजेंट है, ये इनएक्टिव नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये वाला जो बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो कर जाएगा, लेकिन वो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा जो बैक्टीरिया है जिनके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है पूरा ऐसे, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी एज इट इज है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी इसमें एज इट इज प्रेजेंट है, वो इनएक्टिव नहीं हुआ है। और तीसरा जो आता है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड ही नहीं है। तो प्लाज्मिड रेजिस्टेंस का जीन कैरी करता है, तो इस वाली सेल में तो प्लाज्मिड ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को आप क्या है उसके ऊपर ग्रो कर लीजिए, प्लेट के ऊपर। और जिन प्लेट्स के ऊपर आप ग्रो करेंगे तो वहां पे एक छोटी छोटी डॉट बनाएंगे ऐसे। जैसे मान लो कि इन सेल्स का मिक्सचर ले लिया, उन मिक्सचर्स को आपने एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 डॉट आपने बना दिए मान लीजिए। तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका 5 हो जाता है और ये आपका रहेगा 5। तो 1 2 3 4 और 5। अब 5 डॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ये मास्टर प्लेट है आपकी, है ना, जो मेन प्लेट है उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर प्लेट। एक प्लेट लिया आपने, इसके ऊपर आपने इनको ग्रो कर लिया। ग्रो करने के बावजूद अब क्या करेंगे, इस प्लेट के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस यानी कि एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं है। इस मास्टर प्लेट के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि इस प्लेट के अंदर नो एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है इस प्लेट में। इसीलिए क्या है, पांचों के पांचों सेल ही अच्छे से आराम से ग्रो कर जाएंगी। अब ये मान लीजिए कि ग्रो कर गई। अब 5 तरह की, मतलब 1 2 यानी कि 1 और 2 सेल जो है वो ऐसी हैं जिनमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। अब ये टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेंगी। अब आप क्या करेंगे, 2 सेपरेट प्लेट लेंगे, एक दूसरी प्लेट नीचे लेंगे, दूसरी प्लेट ये वाली। इसके अंदर आपने क्या किया है, टेट्रासाइक्लिन इसमें डाल दिया है इस पूरी प्लेट में। और एक दूसरी प्लेट लेंगे जिसमें हमने एम्पिसिलिन डाल दिया है। तो एम्पिसिलिन डाल दिया, एक में आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। अब हमने देखा था इसका टेट्रासाइक्लिन का जीन जो है, इसका टेट्रासाइक्लिन का जो आपका रेजिस्टेंस है वो खराब हो चुका है, यानी कि अब ये टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन 3 और 4 नंबर की सेल टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों की प्रेजेंस में ग्रो कर पाएगी। और ये वाली सेल, ये वाली एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में तो कर पाएगी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इसको लेडरबर्ग का रेप्लिका एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, मास्टर प्लेट के ऊपर, अब उसने क्या किया, जो एक टेट्रासाइक्लिन, दूसरी आपने क्या करी, ये प्लेट मास्टर प्लेट है, इसी के ऊपर दूसरी प्लेट आप ले लो जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन आपने डाल रखा है, वो इसके ऊपर आप हल्के से टच कीजिए, तो इसकी कॉलोनी 1 2 3 4 5 वापस से ट्रांसफर हो जाएगी इसके ऊपर। तो देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। उसके बाद में इसी को आपने एम्पिसिलिन वाले में ट्रांसफर कर दिया, तो कर दीजिए, एम्पिसिलिन में ट्रांसफर कर दो। तो एम्पिसिलिन में ट्रांसफर कर दिया 1 2 3 4 5। अब ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा कि इस वाली प्लेट में एम्पिसिलिन है, तो कौन सी सेल ग्रो करेगी, सेल नंबर 1 और 2, सेल नंबर
3 और 4 भी ग्रो करेगी, लेकिन 5 नहीं करेगी क्योंकि 5 में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इसके अंदर देखिए 1 और 2 जो है ये हैप्पी हैं, यानी ग्रो कर गई, और 4 और 3 जो है ये भी क्या है, हैप्पी हैं, ये भी ग्रो कर गई, यानी कि एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में तो ये ग्रो कर गई। अब जो है टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल ग्रो करेगी, 3 और 4 नंबर की सेल ग्रो करेगी। तो देखिए 3 और 4 जो है वो यहाँ पे क्या है, हैप्पी है, और 1 और 2 यहाँ पे सैड हो चुकी हैं, यानी कि इसका मतलब है 1 और 2 और 5 ये इसकी प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि ये सेल इस 1 और 2 के अंदर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस किसकी वजह से खराब हो गया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से खराब हो गया था। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको इनमें पता लग जाएगा कि भाई जैसे 1 और 2 के अंदर ग्रो नहीं किया, इसका मतलब है इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खराब हो चुका है, उसमें आपका जीन जा चुका है। तो इस प्लेट में से आप कौन सी कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे आगे फर्दर कल्चर के लिए, 1 और 2 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनमें हमारा जीन जो है वो जा चुका है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस पर्टिकुलर सेल में हमारा जीन जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड आपको लग रहा हो, तो इसके अलावा दूसरा मेथड भी प्रेजेंट रहता है। वो कौन सा मेथड है, वो है आपका लेग-जेड जीन को इंसर्शनल इनएक्टिवेट करके। ये आपको कलर शो कर देता है कि भाई जो ब्लू कलर की कॉलोनी है और व्हाइट कलर की कॉलोनीज है वो कौन सी होगी। तो आप देखिए सबसे पहले नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया है, उसका में है ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट, और फिर ट्रांसफॉर्म्ड विद द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो उस केस में क्या है, ये देखिए यहाँ पे लेग-जेड जीन जो है, लेग-जेड जीन जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है। लेग-जेड जीन जो है आपका, है ना, लेग-जेड हमने ओपेरॉन में पढ़ा था। लेग-जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है, इस एंजाइम को बनाता है। और ये एंजाइम जो होता है एक सब्सटेंस होता है एक्स-गैल। एक्स-गैल जो सब्सटेंस है, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है तो इसके कलर को ये क्या कर देता है, आपके व्हाइट से और ब्लू कर देता है, ब्लू। यानी कि लेग-जेड जीन क्या कौन सा एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, एक्स-गैल के कलर को और व्हाइट से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा नॉर्मल कंडीशन में। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कराएंगे एक्स लेग-जेड जीन का। कैसे, जो लेग-जेड जीन है ये तो एज इट इज है, यानी कि कंट्रोल ले लिया। दूसरा क्या है, इस लेग-जेड जीन के बीच में यहां पे आपने क्या डाल दिया, अपना डीएनए इसके अंदर फिट कर दिया। तो मान लीजिए, देखो यहां पे बना के बता देता हूं मैं आपको, ये लेग-जेड जीन है इतना बड़ा, तो आपने क्या किया, इस लेग-जेड जीन के बीच में यहां पे अपना जीन इंसर्ट करवा दिया दूसरा। अब लेग-जेड जीन क्या हो गया, खराब हो गया, यानी कि लेग-जेड जीन खराब हो गया। इसका मतलब है कि लेग-जेड जीन खराब तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा, और व्हाइट कॉलोनी जो है वो ब्लू नहीं हो पाएगी, व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी। यानी कि जिसमें आपका जीन गया है वो व्हाइट कलर के शो करेंगे, और जिसमें नहीं गया है वो ब्लू कलर की शो करेंगे, क्योंकि उनमें लेग-जेड जीन खराब नहीं हुआ है। तो देखिए लेग-जेड जीन को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि कोई जीन आपके जीन डालते ही कोई जीन इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि वो बीच में से टूट गया तो वो जीन खराब हो गया। अब आप उस जीन को लेके, उस एंजाइम को लेके चेक कीजिए, अगर एंजाइम बन रहा है तब तो देखो ये कंडीशन है, लेग-जेड जीन एज इट इज है, यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सक्सेसफुली नहीं है। और अगर इसके बीच में जीन चला गया है तो इसमें देखो यहाँ पे लिख भी रखा है ऐसे कि नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और एक्स-गाल नॉट स्प्लिट। एक्स-गैल जो है वो है यहाँ पे, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है तो ब्लू बना देगी, और जब नहीं है तो व्हाइट कॉलोनीज जो है वो बनाएगी। तो देखिए लेग-जेड जीन, इसको ये अगर टूट चुका है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और व्हाइट कॉलोनी व्हाइट की व्हाइट ही रहेगी। व्हाइट, इसका मतलब है कि इस केस में सिर्फ व्हाइट कॉलोनीज आएंगी, और जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, नहीं हुआ है, उसके अंदर आपकी ब्लू कॉलोनीज आपको प्लेट में दिखाई देगी। तो इस तरीके से क्या है, आप सिलेक्ट कर सकते हो रिकॉम्बिनेंट्स को, और कैसे सिलेक्ट करना है वो आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद में आता है कि कौन कौन से वेक्टर हम यूज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल्स के केस में। तो प्लांट के केस में वेरी फेमस आता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस जो है वो आपके प्लांट के केस में काम में आता है। ये क्या करता है, नेचुरली जो अपना जो टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए जो होता है उसके अंदर नेचुरली ट्रांसफर कर देता है। मान लीजिए कि प्लांट है तो उसके इन्फेक्ट करेगा, और वहां पे एक्स-गैल, वहां पे क्राउन गॉल डिजीज कोज करता है, क्राउन गॉल।
क्राउन गॉल एक ट्यूमर की तरह होता है, प्लांट के ऊपर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये कोई डिजीज नहीं करेगा, खाली ट्रांसफॉर्म करने वाली जो एबिलिटी होती है इसकी, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं इसको, है ना। एग्रोबैक्टीरियम क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, ऑटोमेटिकली आप अपना जीन इसके अंदर डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली प्लांट को ट्रांसफर कर देगा। जेनेटिकली इंजीनियर पीस ऑफ द डीएनए आप इसके अंदर डाल दिए और डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स जो होती है वो प्रोड्यूस करती है ना, ये करता है। तो कौन सी डिजीज कोज करता है एग्रोबैक्टीरियम, क्राउन गॉल डिजीज। लेकिन हम इसके डिजीज कोजिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अल्टीमेटली हम यूज क्या करते हैं, इसके नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी की वजह से आपका ये है आपका एग्रोबैक्टीरियम और ये है प्लांट। आपने क्या किया, अपना जीन इसमें डाल दिया और इसको इसके साथ इन्फेक्ट करवा दिया, ऑटोमेटिकली आपका जीन उस प्लांट में चला जाएगा। एनिमल्स के केस में हम क्या यूज करेंगे, रेट्रोवायरसेस। हमें पता है ये एनिमल सेल है, वायरस इनको इन्फेक्ट करेंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब वायरस के अंदर ये रेट्रोवायरस को ही आपने इस तरीके से क्रिएट कर लिया कि वो जो रेट्रोवायरस है उसके अंदर आपने अपना जीन डाल दिया, तो जब रेट्रोवायरस में जीन डाल दोगे तो रेट्रोवायरस ले जाके किस में डाल देगा, एनिमल सेल में डाल देगा। तो ये रेट्रोवायरस जो होता है ये जनरली कैंसर कोज करता है। जैसे वो भी क्राउन गॉल डिजीज यानी कि ट्यूमर क्रिएट कर रहा था, वैसे क्या है ये भी ट्यूमर क्रिएट करता है। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है इसमें क्या आएगा कि जो कंपिटेंट सेल है, अब आपने क्या किया है, ट्यूमर वगैरह तो आपने क्रिएट कर लिए और उसके बाद में डाइवेलेंट कैटायन जो है वो आप बना रहे हो, है ना। यानी कि यहाँ पे अब आपने क्या किया, यानी कि अपना जो आपका जो पर्टिकुलर जीन है उस जीन को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, आपके जीन को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया एग्रोबैक्टीरियम में। और इस मान लीजिए कि इस प्लाज्मिड में आपका जीन है, ये वाला जो है इसके अंदर आपका जीन है। अब इस प्लाज्मिड को सेल में डालना है, तो सेल जो होगी उसकी तो मेम्ब्रेन वगैरह है बाहर, तो उनको हम कैसे यूज करें, ये अंदर तो इसके जा नहीं सकता क्योंकि मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वॉल वगैरह जो होगी उसमें पोर करने पड़ेंगे छोटे छोटे ऐसे, और इन पोर्स को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाइवेलेंट कैटायन यानी कि CaCl2 के सॉल्यूशन और MgCl2 के सॉल्यूशन, ये दोनों ही आपको कौन कौन से आयन देंगे, Ca++ और साथ में देंगे Mg++। ये दो आयन्स आपको यहाँ पे देंगे और इन दोनों आयन से क्या होगा, इनके अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे, पोर क्रिएट हो जाएंगे। और जब ये पोर क्रिएट हो जाते हैं मेम्ब्रेन में, उसके बाद में आपका डीएनए जो है इसके अंदर चला जाता है इन पोर्स के थ्रू होते हुए। अब इन पोर को बंद भी करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हीट सोक 42 डिग्री पे और कोल्ड सोक। एक बार उन सेल्स को हीट पे रखो, एक बार उनको कोल्ड में रखो। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप देख सकते हो बाय पुटिंग द सेल्स ऑन आइस और बाय पुटिंग द सेल्स ऑन द 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस केस में आप जो है आपका जीन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला मेथड कौन सा है, बाय ट्रीटिंग द सेल्स विद द डाइवेलेंट कैटायन। डाइवेलेंट कैटायन पोर क्रिएट कर देंगे और हीट सोक कोल्ड सोक जो है उन पोर्स को ओपन क्लोज करते रहेंगे, जिससे आपका जो मेन जो जेनेटिक जो डीएनए है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के केस में क्या आता है, माइक्रो इंजेक्शन के केस में क्या आएगा आपका कि जो डीएनए का माइक्रो इंजेक्शन है, आपने इस सेल के अंदर आपको अपना जेनेटिक ट्रांसफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने जो डीएनए है उस डीएनए को आप इंजेक्शन में लीजिए और माइक्रो लेवल का इंजेक्शन है वो इसके अंदर लगा दीजिए। जिस भी सेल में जाएगा तो यहाँ पे जाके डायरेक्टली क्या है, ये सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जीन गन। जीन गन में प्लांट के लिए रहता है, मान लीजिए कि ये प्लांट की सेल है ना, सेल वॉल के साथ में ये सेल है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जीन गन यानी कि आप गन बनाइए ऐसे, और उसके अंदर आप टंगस्टन कोटेड और गोल्ड कोटेड डीएनए रहता है आपका। जैसे मान लीजिए कि ये इस जीन को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, तो इसको पहले टंगस्टन और गोल्ड से कोटेड कर देते हैं, उसके हमें इस जीन गन के अंदर डाल के बॉम्बार्डमेंट करते हैं इसके ऊपर, और उसकी वजह से क्या है, इन प्लांट की सेल्स के अंदर आपका डीएनए इंजेक्ट हो जाता है, ये होता है। नेक्स्ट जो है आप ऐसे कर सकते हो कि रेट्रोवायरस लो, उसमें अपना जीन डाल दो। अभी हमने पढ़ा था एनिमल्स के केस में हम ऐसा ही करते हैं। एनिमल के केस में जो वेक्टर यूज करते हैं वो रेट्रोवायरस लो, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है उसको डिसआर्म्ड कर दो, यानी कि डिसेबल कर दो, और उसके बाद में उसको आप यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्म के लिए। तो इस तरीके से क्या है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इनको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब क्या होगा कि आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आइसोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कई बार ऐसे। तो आपको करना क्या होता है कि लाइसोजाइम जो होगा आपका, ठीक है ना,
ये जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया होगा सेलुलोज होगा और काइटिनेज होगा, है ना। लाइसोजाइम जो है, अगर आप बैक्टीरियल सेल से डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं तो भाई सेल जो होगी उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, कई बार सेल वॉल भी होगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, इन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे जो इनको लाइगेट कर देते हैं। तो जैसे आपको अगर बैक्टीरिया की सेल से आइसोलेट करना है डीएनए तो लाइसोजाइम यूज करिए, सेलुलोज प्लांट सेल से करना है तो सेलुलेज यूज कीजिए, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और अगर फंगस से कर रहे हो तो फंगस के केस में जो उसकी सेल वॉल होती है फंगस की, वो काइटिन की बनी होती है, तो इसीलिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे, काइटिनेज एंजाइम यूज करेंगे। तो उसके अलावा अब मान लो आपने ये रिमूव कर दिया आउटर के, लेकिन इसके अंदर तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब कुछ मिक्स है, तो उस प्रोटीन, डीएनए और आरएनए उनमें से हमें डीएनए चाहिए, यानी कि प्रोटीन और आरएनए को हमें हटाना है। तो प्रोटीन को हटाने के लिए हम प्रोटीएज यूज करेंगे और आरएनए को हटाने के लिए हम आरएनएज यूज करेंगे। उसके बाद में जो अदर इम्प्योरिटीज होंगी, जो आयंस वगैरह होंगे इसके अंदर कुछ से होंगे, तो उनको हम चिल्ड इथेनॉल के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो चिल्ड इथेनॉल क्या करेगा, थोड़ी देर में उनको डिसोल्व कर लेगा अपने में और बाद में इवेपोराइज हो जाएगा। तो इवेपोराइज होते ही उस केस में क्या होता है कि आपके अंदर जो आपकी ट्यूब है, उस ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए बचता है। तो इस तरीके से हम यहाँ से आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, वो आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द, एक जीन की ढेर सारी कॉपी बनानी है, एक सेल में तो ट्रांसफर करना नहीं है, हमें तो बहुत सारी सेल में ट्रांसफर करना है। आपने जीन तो आइसोलेट एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर लिया था, अब उस जीन की हमें ढेर सारी कॉपी बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीसीआर परफॉर्म करनी पड़ेगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर के अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो आपका वो हाई टेम्परेचर रहता है, जैसे कि डीनेचुरेशन का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है आपका कितना, 94 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। एनिलिंग जो होती है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और एक्सटेंशन जो होता है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो पीसीआर के केस में क्या होता है, आप एक ही जीन की ढेर सारी कॉपी बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये डीन है, ये आपका जीन है, तो जीन क्या होता है, जनरली एक पीस ऑफ डीएनए होता है, तो ये एक तरह से डीएनए ही है ना। अब इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर आप जब काम करेंगे ऐसे, तो हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो तो 37 डिग्री पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर 94, 55 और 72 है, यानी कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स इस पीसीआर के अंदर काम नहीं करेंगे। हमें ऐसे एंजाइम्स देखने पड़ेंगे जो कि थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हो, जो हाईली थर्मोस्टेबल हो, जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकें। और इसी के लिए हम किसमें से आइसोलेट करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वाटिकस, जो कि आपको हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है। हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर जो होता है वो 150 डिग्री, 200 डिग्री, 100 डिग्री से ऊपर होता है। तो उबलते हुए पानी के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं, इसका मतलब है इनके अंदर थर्मोस्टेबल एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या किया, 37 के एंजाइम्स पीसीआर में काम नहीं करेंगे, ह्यूमन के एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, हमें कैसा करना पड़ेगा, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स लेने पड़ेंगे, और वो होते हैं आपके इसके अंदर। अब हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत क्या पड़ी, हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ी क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स की जब कॉपी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के लिए आप इनको हीट देते हैं और वो होती है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वजह से ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एनिलिंग्स करनी पड़ेगी, यानी कि प्राइमर्स, एक छोटे छोटे प्राइमर के टुकड़े होते हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे दोनों साइड में, है ना। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम रिवर्स डायरेक्शन में आपको ऐड करना पड़ेगा, एक प्राइमर इधर और एक प्राइमर इधर। ये प्राइमर एक्चुअली में करते क्या है, प्राइमर बनाएंगे कैसे, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, मान लो ये सीक्वेंस है ए इस तरीके से, और सामने वाली स्ट्रैंड की कैसी होगी, टी ऐसे करके होगी। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं और उसके बाद में क्या होगा, अब ये सेपरेट हो गई, तो ऊपर वाली स्ट्रैंड के अंदर क्या आ गया आपका ए इस तरीके से आ गया, और नीचे वाली के अंदर ढेर सारे टी आ गए। तो अभी हमें क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे प्राइमर्स लेने पड़ेंगे जिससे हमारा डबल टैग पॉलीमरेज है वो काम करने लग जाए। तो प्राइमर जो लेंगे हम वो क्या होगा, टी होगा इनिशियल लेवल पे, आगे का जो है वो सारा का सारा ये ऐड कर देगा, है ना। ये जो टैग पॉलीमरेज आएगा वो अपने आप ऐड करेगा। इस तरफ भी जो है हम वापस से क्या करेंगे, मान लो कि ए यूज कर लेंगे इसके सामने, तो एक प्राइमर ये हो गया जो इस तरफ जुड़ गया, एक प्राइमर ये हो गया। अब आप टैग पॉलीमरेज को लाइए, टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इधर से इधर मूव करेगा और इधर वाला टैग पॉलीमरेज ऐसे मूव करेगा, ये लो। तो मूव करने के बाद में इधर जाएगा तो क्या जोड़ता चला जाएगा, ए इस तरीके से आगे ऐड करता चला जाएगा सीरीज में लंबा, और इधर भी क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे टी जो होगा वो ऐड करता चला जाएगा, ठीक है ना। ये ढेर सारे क्या है, यहाँ पे ए है, इस वाले स्ट्रैंड में ए है पूरे, तो इसीलिए क्या होगा, इसके सामने टी ये ऐड करता चला जाएगा। तो देखिए जो एक डीएनए था आपसे, तो एक डीएनए ये बन गया और दूसरा डीएनए नीचे वाला बन गया।
तो ऐसे ही रहता है पूरा। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार ऐसे। सबसे पहले आपको दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना है, तो डीनेचुरेशन कीजिए कितने डिग्री पे, 94 डिग्री पे, दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद में एनिलिंग यानी कि प्राइमर्स को अटैच करवाइए। अटैचमेंट ऑफ द प्राइमर वो 55 डिग्री पे होगा। फिर आपने इसमें डाल दिया है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? टैग डीएनए पॉलीमरेज, और ये थर्मोस्टेबल होता है। और साथ के अंदर आपने इसमें डीएनटीपीज इसमें डालने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि डीएनटीपीज कौन से होते हैं, डीऑक्सी एटीपी है ना, डीऑक्सी सीटीपी, जो डीएनए के अंदर 4 बेस होते हैं वही होते हैं, है ना, जीटीपी, और उसके बाद में डीसीटीपी, ये आपको डालने पड़ेंगे इसमें साथ में, ताकि जैसे मान लीजिए ए के सामने टी सेट करना है तो इनमें से कौन सा ले लेंगे हम, टीटीपी ले लेंगे, है ना, उसको यहाँ ले लेंगे। मान लो कि टी के सामने ए करना है तो हम डीएटीपी यूज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कौन करेगा, डीएनए टैग पॉलीमरेज कर लेगा। तो एनिलिंग हो गई 55 डिग्री पे, ये हो गया। अब हमें आगे की स्टेन बनानी है पूरी, यहां तक तो ऐड हो गया, आगे की स्टेन ये बनानी है, इधर से ये बनानी है पूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन के ऊपर 72 डिग्री टेम्परेचर यूज करते हैं, जिसके अंदर आगे पीछे दोनों स्टैंड बन जाती हैं। और उसके बाद में अब तो 1 से 2 बन गए, अब वापस से इनको सेपरेट कर दो, वापस से सेम चीज रिपीट करो पूरी ऐसे, तो 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, तो मतलब आपकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी जो होंगी वो 30 साइकिल 40 साइकिल के बाद में लगभग 1 बिलियन ऑफ टाइम्स जो है ये ऑलमोस्ट एम्पलीफाई हो जाता है। एक जीन की ढेर सारी कॉपीज जो है वो यहाँ पे बन जाती हैं। आपको टेम्परेचर इनके याद रखने हैं, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखे थे अभी, और कौन से टेम्परेचर पे एनिलिंग का टेम्परेचर क्या रहता है, उसका क्या रहता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट। जीन प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो जीन प्रोडक्ट तो मान लीजिए कि आपने जीन की ढेर सारी कॉपी बनाई और वो बैक्टीरिया में डाल दी। अब उस बैक्टीरिया को लार्ज स्केल पे कल्चर करना पड़ेगा, इसीलिए हमें क्या है, बायोरिएक्टर्स का यूज करना पड़ता है। बायोरिएक्टर्स के अंदर ढेर सारे थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ मीडिया रहता है। उस मीडिया के अंदर, कल्चर मीडिया में आप ग्रो करा लेते हैं इन माइक्रोब्स को। स्पेशली जैसे मान लो कि ई कोलाई में आपने अपना जीन डाल दिया, तो ई कोलाई को बायोरिएक्टर्स में ग्रो करा लिया जाएगा, और ये आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ऑप्टिमम ग्रो कंडीशंस। जैसे कि मान लीजिए आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो दे देंगे, पीएच आपको जो चाहिए वो दे देंगे, उसके अलावा सबस्ट्रेट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, विटामिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चीज उनको और बेस्ट से बेस्ट कंडीशंस में ग्रो कराने के लिए चाहिए वो सारी आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अब बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो हमने एक छोटा सा तो मैंने आपको दिखाया था लास्ट जो लेक्चर था हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, बट एक्चुअली में अंदर से वो कैसे होते हैं, वो इस तरह के रहते हैं। 2 तरह के बायोरिएक्टर्स हमारे पास में रहते हैं, एक सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है, दूसरा है स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर्स। सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर्स में क्या होगा, ये वेसल है, इसमें मीडिया भर दिया, मीडिया को एसिड बेस यानी कि पीएच कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेटअप लगा दिया, ये पीएच कंट्रोल करेगा, और उसके बाद में ये यहाँ पे मोटर से इन स्टीरियर को जोड़ दिया। अब ये मोटर जैसे ही चलेगी वैसे क्या होगा, ये इंपेलर जो है आपके ऐसे ऐसे घूमेंगे, और घूमने की वजह से ये मीडिया जो है ये एजिटेट होता रहेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसमें पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, है ना, ऐसा रहता है। ये फ्लैट बेडेड इंपेलर्स इसमें यूज करते हैं, इसके अंदर फ्लैट बेडेड इंपेलर्स, और कल्चर ब्रोथ जो है इसके अंदर ही पूरा मीडिया डाल दिया हमने, है ना। साथ में इसके अंदर फॉर्म ब्रेकर भी रहता है ऊपर की तरफ, ऐसे ये ऊपर की तरफ, ये क्या करेगा, ऊपर की जैसे जैसे आप इसको शेक करेंगे तो उसमें फॉर्म बनते चले जाएंगे, झाग बनते चले जाएंगे, उनको हमें हटाना है, क्योंकि उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या कर दिया, उनको फॉर्म ब्रेकर को भी यहाँ से इसमें लगा दिया। उसके अलावा प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट लगा देंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन का प्रोब लगा देंगे कि ऑक्सीजन इसके अंदर पर्टिकुलर है या नहीं है, ऐसा है। और जब ये पूरा मीडिया बन जाएगा और इसमें से बाहर निकल जाएगा, उस केस में आपको ये क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो इस पूरे वेसल को क्लीन अप करके और इसको क्लीन करना पड़ेगा और स्टरलाइज करना पड़ेगा, ताकि इसमें कंटामिनेशन ना आए। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टीम की व्यवस्था कर देते हैं, स्टीम यहाँ से, और स्टेराइल एयर जो है ये रही, है ना, ये। तो ये जो स्टीम होती है ये इसको क्या रखती है, कंटामिनेशन फ्री रखती है। ये दूसरे जो अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उसमें एंटर हो गए उनको किल कर देती है, और उसके बाद में नेक्स्ट यूज के लिए रेडी हो जाता है। तो इसमें क्या था, इंपेलर्स थे मोटर के साथ में लगे हुए, एसिड बेस, पीएच कंट्रोलर और सारी चीजें इसके अंदर थी। दूसरे टाइप के आते हैं स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर्स। इसमें जो आपके जैसे एयर वगैरह जो होती है वो उसमें से पास कर दी जाती है ऐसे, है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ से जो है आप एयर इंसर्ट कराते हैं, तो पानी के अंदर बबल्स की फॉर्म में एयर जो है पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इसमें जो आपके जो शेकर रहते हैं वो इतने ब्लेड वाले नहीं रहते, शार्प ब्लेड इसमें इस तरह के रहते हैं, और ये बिल्कुल स्लोली इसको धीरे धीरे करते रहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो रहती है वो आपकी क्या रहती है, ज्यादा अच्छे से रहती है। इसमें क्या होगा,
ऊपर की तरफ जो है बबल्स जो होंगे वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरियाज। तो इसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इसके अंदर बनी रहती है और सरफेस एरिया जो होता है ऑक्सीजन ट्रांसफॉर्म का वो ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि कुछ ऊपर की तरफ जो है ऐसी इस तरह से सरफेस एरिया जो होता है हाई रहता है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम है लेकिन इसका क्या है ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से इस पूरे सेटअप में डिफ्यूज हो सकती है। तो ये स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है और ये क्या है स्टिर टैंक बायोरिएक्टर है, सिंपल, ठीक है ना, ऐसा रहता है। तो आपको इन दोनों के अंदर बेस्ट जो है वो सेकंड वाला रहता है, ये वाला, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा रहती है, बबल्स की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो आगे रहती है। अब आता है ये कि अब हमें जैसे मान लो कि आपने बायोरिएक्टर में तो ग्रो कर लिया, अब हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए तो आपको क्या है बायोरिएक्टर से पूरा का पूरा मीडिया निकालो, उसमें से जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको सेडिमेंट करो और उन बैक्टीरिया से आप अपनी प्रोटीन आइसोलेट करो। तो कैसे करेंगे, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करेंगे, इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट्स से उनको रिलीज करवाएंगे, फिर उनको कंसंट्रेट करेंगे, फिर उनको प्यूरिफाई करेंगे क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंट टेक्निक से, और एंड में फॉर्मुलेशन और क्वालिटी कंट्रोल करके उनको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या आता है, प्यूरिफिकेशन और उसके बाद में सेपरेशन। तो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन जो है वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है कि बैक्टीरिया तो अपनी प्रोटीन भी बनाएगा और आपने जो जीन उसमें इंसर्ट किया है उसकी प्रोटीन भी बैक्टीरिया बनाएगा। तो किस तरीके से बनाएगा, वो बनाएगा ग्रो करके। तो उसकी बॉडी के अंदर दोनों प्रोटीन्स ही रहेंगी, अपनी खुद की प्रोटीन्स भी रहेंगी और आपने जो जीन उसमें इंसर्ट किया है उसकी प्रोटीन भी उसमें रहती है। तो उसमें से आपको प्रोटीन के मिक्सचर में से आपको अपनी प्रोटीन आइसोलेट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ये है, तो ये है हमारा ये वाला चैप्टर। इससे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, जीन थेरेपी कैसे करेंगे, वो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो कैसे इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में। बेसिलस thuringiensis बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल भी आएगा। तो ये है ये वाला लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए समर्थ ऐप प्रेप। थैंक यू सो मच।